जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत हमारा पहला चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, गोलीय दर्पण तथा लेंस, जिसका दोस्तों ये लेक्चर नंबर बेटा हमारा है 21। कितना बेटा लेक्चर नंबर है? 21। यानी कि इसके पहले बेटा हमारे लेक्चर 20 हो चुके हैं। कितने बेटा हो चुके हैं? 20 लेक्चर इसके पहले हो चुके हैं। आप जिन छात्रों ने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप सभी लोग प्ले लिस्ट में जाकर हमारे इस 20 के 20 लेक्चर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आपको लेक्चर नंबर 20, 19, 18, 17 और 16 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आप इतने लेक्चरों को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हैं। यदि आपको सारे लेक्चर हमारे देखने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और सारे के सारे लेक्चर वहां से आसानी से आप देख पाएंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, जो जितना परिश्रमी है वह उतना ही जीवन को सार्थक बना लेता है। वह उतना ही जीवन को सार्थक बना लेता है। कहने का तात्पर्य बेटा है, जो जितनी मेहनत करेगा वह उतना ही आगे अपने मुकाम को हासिल करेगा, वो उतना ही ऊंचे पावदान पे जाएगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपका रिजल्ट मिलेगा। यदि आप घर में कम मेहनत करते हैं, आप अपने पढ़ाई को कम समय देते हैं, तो आपको क्या वैसे ही रिजल्ट में आपका प्रभाव दिखने लगेगा। और यदि आपको अपने पढ़ाई का समय जितना देना चाहिए उतना दे रहे हैं, ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं, पर डे पढ़ रहे हैं, जितना आपके टीचर आपको सिखा रहे हैं वो पर डे सीख रहे हैं, तो आपका रिजल्ट क्या 100% अच्छा आने वाला है। यानी कि आपको क्या परिणाम अच्छा मिलने वाला है। और यदि आप लापरवाह हो गए, क्या परिश्रम नहीं कर रहे हैं जितनी परिश्रम हमको करनी चाहिए, और यदि आप वो नहीं करेंगे तो आपको क्या जीवन को सार्थक बना नहीं पाएंगे। कहने का मतलब है, जो जितना परिश्रम करे वह उतना ही जीवन को सार्थक बना ले, वो उतना ही अपनी ऊंचाइयों पर अपनी बुलंदियों को छू सकेगा। जितनी आप परिश्रम करेंगे, आपको परिश्रम के हिसाब से ही क्या आपको अपना लक्ष्य मिलेगा और आप उतने ही जीवन की ऊंचाइयों पर जा सके। जैसे आप जितने आपके पास पैसे कम है तो आप मार्केट जाएंगे तो आपको कम सामान मिलेगा, यदि आपके पास पैसे ज़्यादा है तो आप मार्केट जाएंगे तो आप ज़्यादा सामान लेके आए। सेम वैसे ही ये हमारा परिश्रम है। जितना परिश्रम करेंगे, जितना अधिक परिश्रम करेंगे, उतना अधिक आप अपनी ऊंचाइयों पर जाएंगे, उतना अधिक आप अपने मुकाम को प्राप्त करेंगे और क्या जीवन में अनेकों खुशियाँ बटोरेंगे और सक्सेस होंगे, जिससे आपको फायदा होगा और आपको जीवन में आप सबसे अग्रणी श्रेणी में आएंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का प्रमुख टॉपिक है बेटा अवतल लेंस में UVF में संबंध। क्या? अवतल लेंस में UVF में संबंध। कहने का मतलब क्या है? हमने क्या कहा? अवतल लेंस में UVF में संबंध। ये तो है बेटा, तो ध्यान समझो। या कह सकता, क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेंस का सूत्र लिखिए, लेंस सूत्र लिखिए। ठीक है, या पूछ सकता है वस्तु की दूरी, अवतल लेंस में वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध स्थापित कीजिए। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों तरीके से। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्वेश्चन 3 तरीके से पूछेगा, रिजल्ट आपका एक ही है। खाली घुमाने के लिए कि आप कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए पूछता है। ध्यान समझिए, हम एक टाइप लिख रहे हैं। क्या? अवतल लेंस में वस्तु की दूरी u, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी स्मॉल f में संबंध। या डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है लेंस सूत्र लिखिए, डायरेक्ट बस
या कह सकता है लेंस सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक है, कई तरीके से पूछ सकता है। जैसे आपने पिछली क्लास में यानी कि लेक्चर नंबर 20 में आपने सीखा था उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध, ये लेक्चर नंबर 20 में सीखा था। सेम वही सूत्र इसमें भी आने वाला है, बस तरीका चेंज हो जाएगा। तरीका भी क्या सेम रहेगा, लेकिन चेंज क्या होगा, सब चित्र चेंज हो जाएगा। क्यों यहाँ क्या अवतल लेंस है, वहाँ क्या था उत्तल लेंस था। थोड़ा देखिए, ध्यान से गौर करिए और चित्र की ओर देखिए बेटा। ये बेटा हमारा होगा देखिए अवतल लेंस, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये क्या होगा बेटा हमारा अवतल लेंस, जिसकी ये हमारी बेटा हो गई अक्ष। मान लेते हैं L एक अवतल लेंस है जिसकी ये हमारी अक्ष हो गई। ये बेटा इसका हो गया जाके मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या हो गया मुख्य अक्ष हो गया। यहां तक बात क्लियर हो गई बेटा कि नहीं क्लियर हो गई? ठीक है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र C होता है, आप पहले से परिचित हैं। क्या होता है प्रकाशीय केंद्र C होता है। यहाँ तो बात क्लियर होगी। और आपको पता है ये प्रकाशीय केंद्र, यहाँ इसका क्या होगा द्वितीय फोकस होगा, F2 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो मान लेते हैं ये हमारा यहाँ पे F2, कहीं पे ये F2 हो जाएगा, यानी कि फोकस हो जाएगा। और मान लेते हैं एक वस्तु हमारी यहाँ क्या रखी A B, एक वस्तु क्या उनसे रखी है A B रखी है, ध्यान समझिए A B। मुख्य अक्ष पर बाईं ओर एक वस्तु AB रखी है जो क्या जाएगी, अब यहाँ से AB से जब प्रकाश की लाइट डालेंगे प्रकाश किरण तो क्या जाएगी एक समांतर जाएगी। एक प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी समांतर जाएगी। कैसी जाएगी बेटा समांतर जाएगी। अब प्रकाश की किरण समांतर जाएगी तो आपको पता है जैसे लेंस से टकराएगी तो उसका अपवर्तन हो जाता है, और लेंस से टकराने के बाद इसका ये हो जाता है अपवर्तन। ये क्या होगा बेटा इसका अपवर्तन होता है, और अपवर्तन होने के बाद ये क्या सीधी निकल जाएगी भैया। अपवर्तन हो गया और ये सीधी निकल गई। देखो ये देखो इसका हमारा क्या होगा अपवर्तन होगा और सीधी निकल गई। अब क्या करो देखो भैया, ये क्योंकि आपको पता है अपवर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण यदि उसका अपवर्तन होता है तो अपवर्तन होने के बाद वो द्वितीय फोकस से होकर जाती, लेकिन ये तो इधर चली गई, ये तो क्या बाहर की ओर भाग जा रही, लेंस क्या ना मुख्य अक्ष से दूर जा रही भाई। ये जितना आगे बढ़ेगी उतना दूर होती जाएगी मुख्य अक्ष और एक किरण के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाएगी, तो कभी भी नहीं मिलेंगे। तो क्या करते हैं इसको डाट डाट करके पीछे की ओर बढ़ाते हैं, इसी को डाट डाट करके कहाँ बढ़ाते हैं बेटा पीछे की ओर। तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे काट दिया के, ये पट्टी से बढ़िया रखिएगा, डाट डाट करके बिल्कुल पीछे की ओर बढ़ाइएगा। तो मान लेते हैं यहाँ से ये काट रही है कि हमारी जो हमने डाटा के पीछे बढ़ाया है तो ये काट रही है, दिखाई पड़ी कि नहीं बेटा। ये डाटा के पीछे बढ़ाया ये तो ये बेटा हमारा क्या हो गया F हो गया। F ही लिख रहे हैं, ठीक है, F2 नहीं लिख रहे हैं, आसानी रहेगी प्रूफ में, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, इसलिए F लिख रहे हैं। ये F हो गया हमारा, आपको पता क्लियर होगी। और आपको पता है कि एक किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी, और जो किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये लेंस का गुण होता है। तो ध्यान समझिए, एक प्रकाशीय किरण को कहाँ से आपतित कर रहे हैं प्रकाशीय केंद्र से, और प्रकाशीय केंद्र से हमने प्रकाशीय किरण को आपतित किया और ये सीधे निकल गई। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ये दोनों किरणें जहां पे काटेंगी वहीं पे इस वस्तु AB का प्रतिबिंब बन जाएगा। दोनों किरणें जहां पर आपस में काटेंगी वहीं पर इस वस्तु का क्या AB वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब दो किरणें आपस में काटती तो वहीं तो प्रतिबिंब बनता। तो ये यहाँ पर आपस में काट रही, यहाँ इसकी इमेज क्या बन गई A डैश B डैश बन गया। इसको मान लेते हैं बिंदु हमारा E है। क्या मान लेते हैं बिंदु हमारा ये E है। यहां तक कोई दिक्कत बोले बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, क्योंकि आपको पता प्रतिबिंब तभी बनेगा कम से कम दो किरणें यदि आपस में काटेंगी तो ही हमारी इमेज बनती है। ठीक, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं बेटा, आगे बढ़िए बेटा, ध्यान समझिए। आपको पता है कि प्रकाशीय केंद्र तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होती, बोलो बेटा प्रकाशीय केंद्र तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी V होती, यही तो होती है। तो प्रकाशीय केंद्र यानी कि यहां से लेके यहां तक, तो ये इसको देखिए बिल्कुल ऐसे यहां ये कितनी हो जाएगी V। कितनी बात क्लियर हुई। और प्रकाशीय केंद्र और द्वितीय फोकस या फोकस के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी F होती कि नहीं होती। तो यहां से यहां इतनी कितनी दूरी हो जाएगी, ये बेटा हमारी कितनी हो गई F हो गई।
ठीक। और प्रकाशिक केंद्र और क्या वस्तु के बीच की दूरी कितनी होती थी, प्रकाशिक केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी कितना, u होता था, इसलिए कितना हो जाएगा बेटा हमारा u। यहां तक बात आप लोगों को क्लियर हो रही होगी, यहां तक बात क्लियर होगी कि नहीं। प्रकाशिक केंद्र तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी v, प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी f, और प्रकाशिक केंद्र तथा वस्तु के बीच की दूरी कितनी होती बेटा, u होती। ये आपका कंप्लीट चित्र तैयार हुआ जाके, क्या तैयार होगा, ये आपका कंप्लीट चित्र किसमें तैयार हुआ जाके, बोलो बेटा, ये आपका कंप्लीट चित्र अवतल लेंस के लिए तैयार हो गया। ये यानी कि यदि u v, देखो तीनों मिल गए, u v और f, इन्हीं में तो संबंध निकालना था, तीनों मिल गए। अब इन तीनों में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, उसको निकालते हैं। तो पहले बेटा आप लोग चित्र बना लीजिए, और आप लोग कॉपी पेन साथ में ही लेके बैठे हैं, और साथ ही में अपना वर्क भी नोट करते चले, क्योंकि नोट्स आपके सच्चे साथी होते हैं, जब चाहोगे जब पलटोगे तब ताज़ा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग शेयर करते रहें। ठीक है, चित्र बन गया होगा। अब देखो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे। माना एक अवतल लेंस L है, माना एक अवतल लेंस L है, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर, जिसके मुख्य अक्ष पर बाईं ओर वस्तु AB रखी है, जिसके मुख्य अक्ष पर बाईं ओर वस्तु AB रखी है, जिसका प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर, या जिसका प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर, या जिस साइड में वस्तु रखी उसी ओर A डैश B डैश बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा होगा बेटा, आभासी होगा, सीधा होता है, आभासी सीधा, और वस्तु से छोटा तो आपको दिखाई भी दे रहा है, तो यह प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी, बस इतनी लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, लिख लेते लैंग्वेज। देखिए बेटा, माना एक अवतल लेंस L है, जिसके मुख्य अक्ष पर बाईं ओर वस्तु, बाईं ओर एक वस्तु AB रखी है, बाईं ओर एक वस्तु AB रखी है, जिसका प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनता है, जिसका प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनता है, मतलब जिस ओर वस्तु रखी होती है, जिसका प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर कैसा बनेगा, जिसका प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर आभासी होगा, तो कैसा होगा बेटा, सीधा, आभासी सीधा, तथा वस्तु से छोटा बनता है। ये आप प्रतिबिंब बनाने की स्थिति में सीख भी चुके हैं, अवतल लेंस में जब प्रतिबिंब बनाना सिखाया था उसमें भी बताया था ना। तो बस इतनी आसान सी लैंग्वेज है। चित्र यदि आप समझ गए, चित्र को देख के लैंग्वेज लिख लीजिए भाई। एक भी लाइन, एक भी वर्ड जो हमने कहीं अलग से नहीं लिखा, जो चित्र में बनाया है उसी वर्ड का हम यूज कर रहे हैं। क्या, माना एक अवतल लेंस L है, वही तो लिखा, माना एक अवतल लेंस है, जिसके मुख्य अक्ष पर, अवतल लेंस के ही तो मुख्य अक्ष पर रखी, जिसके मुख्य अक्ष पर बाईं ओर एक वस्तु AB रखी, जिसका प्रतिबिंब, लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या, जिसका प्रतिबिंब चलो लिख देते हैं, जिसका प्रतिबिंब क्या A डैश B डैश, यही तो बना, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश लेंस के उसी ओर आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। बस इतनी लैंग्वेज लिखनी थी, कंप्लीट हो गई लैंग्वेज। चलिए प्रूफ की ओर चलते हैं। बहुत आसान प्रूफ है बेटा, देखिए ध्यान से।
देखिए बेटा, साथ में बेटा लिखते चलिएगा, ठीक है, और जहां समझ में ना आए तुरंत आप बेटा कमेंट करिए। अब देखिए बेटा, आपको चिन्ह परिपाटी हमने बताया था सेम दर्पण की तरीके से ही कार्य करती हैं, बताया था कि नहीं? यदि आपने लेक्चर नंबर नहीं देखा है दर्पण वाला चिन्ह परिपाटी तो देख लीजिए, इसका लिंक भी हम इसमें दे देंगे, इस लेक्चर नंबर में चिन्ह परिपाटी का लिंक भी दे देंगे दर्पण वाला, सेम वैसे ही कार्य करेगा। फिर भी हम बता दे रहे हैं, प्रकाशीय केंद्र से बाईं ओर की जितनी दूरियां होती हैं वो सारी ऋणात्मक होती नापी जाती हैं, और प्रकाशीय केंद्र से दाईं ओर की जितनी दूरियां आप नापेंगे वो धनात्मक होंगी। प्रकाशीय केंद्र से ऊपर की दूरियां जितनी नापते हैं वो कैसी धनात्मक होती है, और नीचे की जितनी दूरियां नापते हैं वो ऋणात्मक होती। देखो कैसे, प्रकाशीय केंद्र से बाईं ओर की दूरियां नापेंगे यानी कि CA डैश, ध्यान से देखिए बेटा, CA डैश, CA डैश, CA डैश यानी क्या, प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, V हो जाएगी। और CF कितना हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी स्मॉल f। अब ध्यान से समझिए, अब चिन्ह नहीं हम यूज कर रहे हैं, और प्रकाशीय केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी CA, ये कितना हो जाएगा, U। आपको इतना तो इसमें लिखा ही। अब चिन्ह का कैसे यूज करेंगे, देखो आपको पता है कि प्रकाशीय केंद्र से बाईं ओर की जितनी दूरियां होती हैं ऋणात्मक होती, इसलिए देखो सारी क्या है बाईं ओर के लिए, इसीलिए माइनस का V, माइनस का F और माइनस का U हो जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। देखो प्रकाशीय केंद्र से जितनी भी दूरियां हम बाईं ओर नापते हैं वो सभी कैसी होती, ऋणात्मक होती, इसीलिए माइनस का V हो गया, ये माइनस का V लिखा बेटा, ये माइनस का V हो गया, ये माइनस का F होगा और माइनस का U होगा। लैंग्वेज के नीचे तुरंत इसको इतना लिखना है। फिर आगे समझिए बेटा, आपको त्रिभुज दिखाई पड़ रहा होगा, ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज बड़का वाला ABC तथा त्रिभुज A', B', C समरूप हैं। क्या बेटा, समरूप हैं। और समरूप त्रिभुज क्या होते हैं हमने पहले भी आपको बताया है, त्रिभुज ABC त्रिभुज A', B', C समरूप है। और समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, जब किसी एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के संगत सभी कोणों के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब किसी एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी संगत कोणों के बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। देखो ये वस्तु सीधी रखी है, यानी कि यह मुख्य अक्ष पर एक तरीके से लंब का कार्य करेगी, लंब है ना, तो ये 90 हो जाएगा। और ये देखो प्रतिबिंब भी बिल्कुल सीधा बना तो ये भी लंब हो जाएगा, तो ये 90 होगा। तो संगत कोण बराबर है, ठीक है। अब देखो ये संगत कोण, अब देखो दोनों में यही जो C वाला है प्रकाशीय केंद्र कॉमन भी आ रहा है, तो जितना एंगल इसके लिए त्रिभुज ABC में होगा जितना, उतना A', B', C में, तो दोनों में कॉमन है तो बराबर हो जाएगा। तो ये 90 हो गया, वैसे मान लेते हैं ये 90 हो गया, ये हम मान लेते हैं 30 है, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 60, 90 30 120 और 60 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। जब ये 60 होगा तो ये भी 60 होता है, क्योंकि ये 90 ये 30 तो ये 60 हो जाएगा। तो समरूप समझ गए, यानी कि संगत, एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी संगत कोणों के बराबर हो तो ऐसा त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाता है। और जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजाओं का रेशियो, जो उनकी भुजाएं होती, उनकी संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है, उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात निकालते हैं वो क्या होता है, बराबर होता है। कैसे, देखो हम AB संगत भुजा क्या होगा हमारी, AB बटे A', B', ये संगत भुजाएं होंगी, ठीक है। ये अब बराबर क्या हो जाएगा, AC बटे A', गौर देकर ये बेटा, हमने कहा था AB बटे A', B' संगत भुजा होगी, बराबर AC बटे A', C या CA लिख ले, बात एक ही है, CA। हम दोनों तरीके से इसलिए आपको लिख के दिखा भी देते हैं कि जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो कि हम CA सर लिखे कि A', C लिखे, बात है कि डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी, है कि नहीं। इसीलिए A', C भी लिख दिया, उसको रब करके CA' लिख लिया, और क्या लिख लिया, और CA लिख लिया, CA बटे CA' हो गया, CA' हो गया जाके। ये इक्वेशन नंबर हमारी बेटा 1 हो गई, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज, आपको देखो एक और त्रिभुज दिख रहा होगा ECA,
ECF तथा त्रिभुज, उसके बाद देखो ECF, उसके बाद त्रिभुज दिख रहा है A डैश B डैश F, A डैश B डैश F, कैसे बेटे हैं? समरूप हैं, समरूप हैं। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है। और आपको पता है जब ये दोनों त्रिभुज देखो बेटा यहां से देखिए ECF दिखाई पड़ा हो कॉपी में, देखिए अपने या बोर्ड पे पहले देख लीजिए ECF, यही तो है। और दूसरा त्रिभुज A डैश B डैश F, ये भी समरूप है, ये भी समरूप, क्योंकि ये भी एक तरीके से 90 का है तो ये भी 90 हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन है तो ये दोनों, ये 90 ये कॉमन, यानी कि ये मान लेते 9 मान क्या है 90 हाई है, ये मान लेते 30 डिग्री तो 90 30 120, तो ये कितना हो जाएगा 60, 120 60 180, और इसी प्रकार इसी भी 60 हो जाएगा, तो समरूप है ना। और आपको पता है समरूप त्रिभुज क्या होता है, उनके भुजाओं का रेशियो क्या होता है, आपस में बराबर होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा। तो बेटा देखो EC अपान क्या हो जाएगा बेटा A डैश B डैश, या क्या लिख सकते हैं इसी को CE, दोनों तरीके से आपको हम लिख के दिखाते हैं, इसीलिए CE अपान कितना A डैश B डैश, CE अपान A डैश B डैश बराबर क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहां से त्रिभुज तो CF अपान कितना A डैश F, कितना बेटा A डैश F। यहां तक बात क्लियर हुई। देखो हमने कहा CF अपान A डैश F, देखो ये संगत भुजा हो गई है कि नहीं, CF अपान A डैश F हो गया। और आपको पता है चूंकि CE किसके बराबर है, AB के, चूंकि CE किसके बराबर है, AB के। कैसे बेटा, ये देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण है, तो जो मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण है, और आपको पता है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती कि नहीं होती, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती, यानी कि जितनी दूरी यहां पर होगी उतनी दूरी यहां पर होगी, उतनी दूरी यहां पर होगी, उतनी दूरी यहां पर होगी, इसीलिए क्या AB बराबर किसके हो जाएगा, CE के। तो जहां पर C है वहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं बेटा AB, तो उसके स्थान पर यूज कर लेते हैं AB, तो CE के स्थान पर क्या यूज करेंगे AB अपान A डैश B डैश इक्वल टू CF अपान A डैश F। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर कितना 2 हो गया। अब देखो LHS पार्ट बराबर है, LHS पार्ट बराबर है तो RHS पार्ट भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ध्यान से देखिए बेटा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से कैसे, देखो इसका LHS पार्ट बराबर है, देखो AB अपान A डैश B डैश, तो यहाँ भी AB अपान A डैश B डैश है, तो RHS पार्ट आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए बेटा, तो RHS पार्ट लिख लेते हैं CA अपान CA डैश इक्वल टू CF अपान A डैश F। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई, यहां तक बेटा नोट कर लो। मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा या नोट कर लिया होगा। सार्ट स्क्रीन भी ले लो बेटा। तो यहां तक बेटा बात क्लियर हो गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो ये लास्ट में बचा, इसको देखते हैं, इसको नोट कर लेते हैं, ये इसको रखते हैं, इसी की तो जरूरत है। अब देखो CA अपान CA डैश, क्या बचा, CA अपान CA डैश इक्वल टू CF अपान देखो A डैश F। A डैश F कितना है बेटा, इतना है। A डैश F कितना है, इतना है। इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमको सारी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से पता है और A डैश F के बीच की दूरी नहीं पता है, लेकिन जुगाड़ लगा के हम निकाल सकते हैं। जैसे हम अलग बना रहे हैं, F यहाँ पे है, A डैश यहाँ पे है और C यहाँ पे। A डैश F को हम लिख सकते हैं CF माइनस का CA डैश। नहीं समझ में आया, इसीलिए तो हमने यहाँ बनाया। हमने कहा हमको चाहिए क्या, A डैश F चाहिए, यानी कि ये चाहिए, इतना चाहिए जो हमने डार्क कर दिया काफ़ी। ठीक, ये डिस्टेंस हमको चाहिए और हमारे पास पता कितना, CF पता है और कितना CA डैश पता है। जैसे हमने कहा ये टोटल डिस्टेंस हमारी 5 सेंटीमीटर है, CF कितनी है 5 सेंटीमीटर है और CA डैश कितना है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, तो बताओ A डैश F कितना होगा, बताओ बेटा A डैश F कितना होगा। तो कहोगे सर 5, ये 5 लिखा बेटा, 5
कहोगे सर 5 - 2 यानी कितना हो जाएगा सर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 5 में से 2 जाएगा सर, ये ए डैश एफ कितना हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही तो कहोगे बेटा। तो आपने क्या किया इसमें से यानी कि सी एफ में से आपने ए डैश एफ को क्या कर दिया, सी एफ में से ए डैश, ये हमारा कितना सी एफ था, इसमें से आपने क्या कर दिया सी ए डैश को निकाल दिया, तभी तो बचेगा ए डैश एफ। अब बात क्लियर हो गया, सी एफ में से आप सी ए डैश को निकाल देंगे तभी तो एफ ए डैश बचा, यही तो आपने पहले से किया। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि ए डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सी एफ बराबर सी एफ माइनस का कितना बेटा सी ए डैश। देखो ए डैश एफ को हमने क्या लिख लिया सी एफ माइनस का सी ए डैश, तो इसके स्थान पे हम यूज कर लेते हैं ए डैश एफ के स्थान पर सी एफ माइनस का सी ए डैश। आप सबकी वैल्यू डाल दो, ये पहले से पता है इसीलिए मैं सबसे पहले लिखवा दिया था इसको। तो देखो सी ए कितना बेटा माइनस का यू, तो ये माइनस का यू हो गया, अपान सी ए डैश कितना माइनस का वी, तो ये माइनस का वी हो गया। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। हमने कहा देखो सी ए कितना हमारा माइनस का यू हो गया देखिए, और सी ए डैश कितना माइनस का वी हो गया, बराबर सी एफ देखो कितना है माइनस का एफ हो गया देखिए, अपान सी एफ फिर कितना माइनस का एफ, और माइनस का सी माइनस फिर है कितना सी ए डैश कितना सी ए डैश माइनस का वी, तो ब्रैकेट लगा लेंगे माइनस का वी रख देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो बचा क्या जाएगा u अपान वी माइनस का u अपान वी बराबर माइनस का f अपान ये माइनस का f बचा जाएगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस में से बेटा क्या होता है प्लस, तो प्लस का v होगा जाके। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, कैसे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, करते बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो u ब्रैकेट में माइनस का f प्लस का v बराबर, देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस का वी एफ। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं अंदर। अब देखो जो बाहर होता है इसकी मल्टीप्लाई कैसे, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करोगे चिन्ह के साथ, और इसकी मल्टीप्लाई फिर इससे करोगे कैसे। अच्छा इसे नीचे वाला रब कर रहे हैं बेटा, देखो बेटा यहाँ पे तो कितना इसकी करोगे तो माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस यू एफ हो गया जाके, फिर प्लस और प्लस प्लस हो गया कि यू वी हो गया, इक्वल टू माइनस का वी एफ हो गया। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी ना। अब देखो ध्यान से यू वी को इधर ही रखो, और यू ये जो था हमारा माइनस का यू एफ है, तो इसको बराबर के उधर भेज देते हैं। कैसे, इसको हमने क्या कहा यू वी को ऐसे ही रखो, तो यू वी को तो अपने स्थान पे रखा बराबर, हमने इसको उधर भेज दिया तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का यू एफ, और ये कितना माइनस का था ऑलरेडी, तो वी एफ हो गया। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, इतना नोट करो, फिर चलते हैं ऊपर लिख देते हैं। अच्छा एक लाइन यहां लिख लो, यहां लिख देते हैं दोनों, इसके बाद क्या करना है दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग करने पर। अब ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि बेटा हमको चाहिए था यू वी एफ में संबंध चाहिए था, और यहाँ से तो सब जोड़े के साथ आ रहे हैं। यदि हम इनमें से इससे भाग कर देंगे तो काफ़ी चीज़ें इसमें आपस में कट जाएंगी और अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी, इसीलिए हम यू वी एफ से भाग कर देंगे। इसके ऊपर लिख रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिए, लिख लिए बेटा जल्दी से, लिख लिया, ठीक है। देखिए तो हम ये लास्ट वाली लाइन सिर्फ रोक रहे हैं, ये वाली। तो देखिए बेटा आपका क्या बचा जाए कि यू वी अपान यू वी और एफ से भाग कर दिया, माइनस का बराबर बराबर यू एफ अपान यू वी एफ, और फिर माइनस का वी एफ अपान यू वी एफ, वी एफ अपान यू वी एफ। ठीक है, ये देखो यू वी एफ तो इसके बट्टे में चला जाएगा, दूसरे बार पूरे में बटे जाएगा, और चूंकि पूरे में बटे जाएगा इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसलिए ऐसे लिख लिया हमने। अब देखो क्या यू वी कैंसिल होगा, यू एफ और यू एफ कैंसिल होगा, वी एफ और वी एफ कैंसिल, जो बचा वो नोट कर लो, वही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। 1 अपान देखो क्या एफ इक्वल टू 1 अपान वी माइनस का 1 अपान यू,
ये बेटा आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। तो कल भी आपने जब उत्तल लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध निकाला था तो उसमें भी यही आया था 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। और जब आपने दर्पण में निकाला था तब क्या आया था, तो लेंस और दर्पण में सिर्फ इस फार्मूले में सिर्फ इतना अंतर है। लेंस दर्पण में क्या था 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u होता था, ये दर्पण में होता था। लेंस में क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। कंफ्यूज मत हुइएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में ज़्यादा दिक्कत आती है कि दर्पण में सर क्या था, लेंस में क्या था, और गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, लिख लीजिए नीचे, उपरोक्त सूत्र को या उपरोक्त समीकरण को एक तरीके से सूत्र है या समीकरण भी लिख सकते हैं। उपरोक्त समीकरण को लेंस का सूत्र कहते हैं। बाई चांस आपके पेपर में आ जाए, कुछ ना लिखा हो कि अवतल लेंस में यूवीएफ में संबंध लिखिए या उत्तल लेंस में यूवीएफ में संबंध लिखिए, सिर्फ लिखा हो कि लेंस के सूत्र की स्थापना कीजिए। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, लेंस के सूत्र की स्थापना कीजिए, तो आप क्या करेंगे बेटा, यही फार्मूला करना होगा, यूवीएफ में संबंध ही निकालना होगा। यदि आपसे लेंस के सूत्र की स्थापना करने के लिए कहता है तो आपको क्या यूवीएफ में संबंध ही निकालना होगा। ठीक है, तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है उतने तरीके से हमने आपको बता दिया किस किस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेंस से अक्सर ये प्रूफ आपके पेपर में आ जाते हैं एग्जाम में, और आपके लिए क्या अच्छे खासे आसान प्रूफ है, अच्छा खासा नंबर दिलाते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। जो छात्र हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको क्या आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों आप लोग को यदि नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं और बाई चांस नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है तो आप हमारे बेटा जो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे, टेलीग्राम में आप प्लेलिस्ट से टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और उस पर क्या करें, जाएंगे प्लेलिस्ट पे जाएंगे और उसमें सर्च करेंगे सदाशिव कोचिंग क्लासेस। सदाशिव कोचिंग क्लासेस हम लिख भी दे रहे हैं, एक बार लिखा भी है वैसे, सदाशिव कोचिंग क्लासेस, ये सर्च करेंगे नाम जैसे ही, वैसे वहाँ पे नाम आ जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना और लिख लिया आगे आगे ज्वाइन ऑप्शन, उस पर ज्वाइन कर ले तो आप हमारे क्या होंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ से वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाएंगे और तुरंत आप वीडियो देख सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये क्लास आज पसंद आई होगी। अगली क्लास आपको अगले लेक्चर में मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।